पिछले टॉपिक में भी कुछ रहता था तो pharyngeal pouches. This topic was remaining from the previous lecture. So first I will discuss this one that as we were studying about the pharyngeal arches, and we have seen that between the arches there are pouches and cleft. So in this, if we see these are the arches, and between the arches there is pharyngeal membrane, and pharyngeal membrane outside is pharyngeal cleft, and inside, which is lined by the endoderm, is the pharyngeal pouch. So ये हमने पहले स्टडी कर लिया था कि आर्च के कंपोनेंट में हमने देखा था कि इसमें अपनी इसकी नर्व, कार्टिलेजिनस कंपोनेंट एंड आर्टेरियल कंपोनेंट with the mesodermal tissue, which will be forming the muscles and the other things. So now today I will discuss. First, I will show you this table. So first arch, second arch, third arch, and fourth and sixth arch. About the fifth arch, ये कि वो disappear हो जाती है very early in the development. So fifth arch कहीं भी आपको mention नहीं मिलेगी. So first arch के mandibular nerve, दूसरी की facial, तीसरी की glossopharyngeal, then the branches of the vagus nerve, superior laryngeal and recurrent laryngeal nerve. अब इसमें यह है कि muscles which will be developing from these arches, median lateral pterygoid, masseter temporalis, mylohyoid, these are the muscles of the mastication, which all are supplied by the mandibular nerve. अब मैं एक बात सोच रहा था कि why do you want to know embryologically this one? ये आपको हेल्प करेगी when you will be studying the gross anatomy of the head and neck. वहां पे आप देखेंगे कि जब आपको मसल्स की नर्व सप्लाई देखनी पड़ेगी तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप देखेंगे टेंसर पैलेटाई इज द ओनली मसल व्हिच इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व. So and tensor tympani another muscle which is supplied by the mandibular nerve. तो ये आप गो के ये मिडल ईयर में और ये टेंसर पैलेटाई will be the muscles of the soft palate, but these are supplied by the mandibular nerve. इसी तरह second की facial nerve है वो muscle, all the muscles of the facial expression and including occipitofrontalis. Occipitofrontalis क्या करता है? फ्राउनिंग, आपके माथे पे जो बल पड़ते हैं वो ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल की वजह से पड़ते हैं. गुस्से में प्लेटिस्मा, स्टाइलोहाइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, स्पीडियस मिडल ईयर का मसल है, वो भी किससे सप्लाई हो रहा है? फेशियल नर्व से. जब नॉइस बहुत ज्यादा हो तो आपका ये स्पीडियस मसल ही हेल्प करता है टू प्रिवेंट द ओवर ट्रांसमिशन ऑफ द ऑडिटरी वेव्स. तो इसका ये फायदा है. अब इसमें थर्ड में सिर्फ स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है which is supplied by the glossopharyngeal nerve, और क्योंकि थर्ड जो आर्च है उसकी नर्व है glossopharyngeal nerve, और ये स्टाइलोफ्रेंजियस क्योंकि थर्ड आर्च से आता है तो इसलिए ये इससे सप्लाई हो रहा है. इस तरह आप देखेंगे हेड एंड नेक जब ग्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऑल द मसल्स ऑफ द लेरिंग्स दे आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लारिंजियल नर्व एक्सेप्ट वन, और वो आप देखेंगे कि वो मसल क्रिकोथायरॉइड मसल होता है जो कि फोर्थ आर्च से आता है. नाउ अब हम आगे चलते हैं. तो अब मैं फ्रेंजियल पाउचेस क्या होगा कि इनसाइड जो फ्रेंजियल मेम्ब्रेन बनती है व्हिच इज लाइन by the endoderm is the pouch. 2, 3, 4 pouches will be here between the arches. 4 pouches. Now we will see what structure develop from these pouches. Fifth is the rudimentary, तो वो वैसे उससे कुछ नहीं बनता. One thing that I will show you कि एक चीज बनती है उसको अल्टीमो ब्रांकियल बॉडी कहते हैं. तो वो हम देखेंगे, वो अगली स्लाइड में आई विल शो यू. तो अगर हम इस पे जाएं तो लाइनिंग इसकी क्या हुई? एंडोडर्मल लाइनिंग. इनसाइड क्योंकि एंडोडर्म है तो एंडोडर्मल है. आउटसाइड क्या है? एक्टोडर्म है. यहाँ पे एक और भी चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में.
अब पहले तो ये डायग्राम देखें ना, इसमें देखें कि ये इनसाइड इज द एंडोडर्मल लाइनिंग और ये पाउचेस हैं, और आउटसाइड ये जो क्लेफ्ट है वो एक्टोडर्म से लाइन कर रहा है। ये वाला पार्ट दिस इज फ्रेंजियल मेम्ब्रेन, जिसमें एक तरफ एक्टोडर्म है एक तरफ एंडोडर्म है, फ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अब ये पहले में, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे क्लियर करता चलूं that the first, it is the only first cleft which remains, other clefts they disappear. So यहीं पे देखें तो first cleft and first pouch where the pharyngeal membrane is coming closer together, it forms the tympanic membrane. अब यहाँ पे जो गौर करने की चीज है कि ये एम्ब्रोलॉजिकली इनसाइड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंडोडर्म से लाइन कर रही है, आउटसाइड ये एक्टोडर्म से लाइन कर रही है, यानी ये आउटसाइडर कोर्स इज रिलेटेड विद द एक्टोडर्म, जबकि आप एक्सटर्नल ईयर से आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे तो दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म और इनसाइड इज द एंडोडर्मल। सो ये बना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे फिर हम इसको नीचे आके देखते हैं तो फर्स्ट पाउच ने बनाया मिडल ईयर, और ये फिर मिडल ईयर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये इस कैविटी के साथ विच इज फेरेंजियल कैविटी, यानी के थ्रोट के साथ। तो जब आप ग्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि टिम्पैनिक कैविटी, मिडल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड विद द pharynx through the Eustachian tube, which is formed by the ये फर्स्ट पाउच से बन, ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि वहां पे फिर हमें जब ग्रॉस पढ़ते तो हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे कनेक्टेड है, व्हाई इट इज ओपनिंग इनटू द थ्रोट, ये फेरिक्स में क्यों खुल रहा है, ये फेरेंजियल ट्यूब, फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब जो है ये फेरिक्स में क्यों खुल रही है, तो वो इस वजह से भी खुलती है टू कीप द बैलेंस, इसकी कैविटी को ओपन रखने के लिए। सेकंड में देखें तो ये लिम्फाइड टिश्यू पड़ी हुई है, तो आपके थ्रोट में सारे जानते हैं कि टॉन्सिल्स होते हैं, पैलाटाइन टॉन्सिल्स, सब बच्चों में, अक्सर बच्चों में इन द अर्ली चाइल्डहुड दे डेवलप टॉन्सिलाइटिस, किसी ना किसी शक्ल में सबको होता है। तो these are the palatine tonsils which get inflamed and these are formed by the second pouch. Here is the palatine tonsils. These are developed from the second pouch. And from the third pouch, you can see these arrows and here is shown a gland. ये gland है, ये दरमियान में तो हो गया thyroid gland और नीचे हो गया ये जो blackish area, this is parathyroid gland. So क्या हम देख रहे हैं कि जो थर्ड पाउच है वो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को वहां से डेवलप, एंड द सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम द फोर्थ पाउच। अपने माइक बंद रखो बेटा, किसी बच्चे का इंटरेस्टिंग फैक्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे देखें तो ये जो, हालांकि इट सीम्स दैट द सुपीरियर शुड बी फ्रॉम द थर्ड पाउच and inferior should be from the fourth pouch, but it's a inferior one which is developing from the third pouch and the superior one is from the fourth pouch. तो ये क्यों ऐसा है, ये इस वजह से है कि when the third one descends down, it descends more inferiorly than the fourth one, so it becomes inferior, but the parathyroid gland developing from the fourth pouch, it remains at its own position, so it becomes the superior parathyroid. So ये एक कहने vice versa condition है कि from inferior parathyroid from the third pouch and superior parathyroid from the fourth pouch. ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि ये इंडिविजुअली देखते हैं तो फर्स्ट पाउच ने क्या किया, टिम्पैनिक कैविटी बनाई और ऑडिटरी ट्यूब, फेरेंजियोटिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्यूब और यूस्टेशियन ट्यूब ये बनाई विच इज कनेक्टेड विद द फेरिक्स। ठीक हो गया। अब सेकंड पाउच ये है, सेकंड पाउच से थर्ड मंथ में, अर्ली द थर्ड मंथ क्या बना, पैलाटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है जनाब। और दी सेंट्रल सेल्स
दे डिजेनरेट और वहां पे टॉन्सिलर क्रिप्स बन जाएंगे। फिर अगर आप टॉन्सिल्स को देखेंगे एडल्ट में तो देर आर क्रिप्स, तो वो क्रिप्स से बनते हैं कि ये सेंट्रल सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट करते हैं तो उसे टॉन्सिलर क्रिप्स बनते हैं। क्रिप्स सराउंड करते हैं मेसोडर्म से और वो बनती है पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है ना जी। 3 to 5th मंथ में ये बनता है, लिम्फेटिक टिश्यूज में इन्फिल्ट्रेट करती है 3rd to 5th मंथ में, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल। रेमनेंट ऑफ द पाउच वो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट बन जाता है। इन टॉन्सिल्स में क्लेफ्ट भी होते हैं, वो जब आप ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। सो what we have learned that in the early 3rd month the palatine tonsils they develop from the second pharyngeal pouch। पाउच का बेसिक मतलब है जेब, इनसाइड, ठीक है ना। पाउच रखे होते हैं बहुत सारे औरतों ने पाउच रखे होते हैं। दीज आर पाउच विच आर इनसाइड, जेब की तरह के होते हैं इनसाइड, ये बाहर है आउटसाइड। सो ये हो गया सेकंड वन। अब थर्ड वन आ गया। थर्ड वन से क्या बना था, थाइमस बनेगा और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। अब थाइमस जो बनता है वो कॉर्डली माइग्रेट करता है पुलिंग द पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि थाइमस ने जाके सेटल होना है इन द चेस्ट, ठीक है ना। ये 6th वीक में हो रहा है ये सब कुछ, 6th वीक में, ये याद रखने की बात है। पीछे हमने देखा था कौन सा वीक था, 3rd मंथ, तो ये बनता है 12th वीक। तो ये 6th वीक में क्या बन रहा है, थाइमस बन रहा है। थाइमस जो है विद द पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि थाइमस अडल्ट में चेस्ट में लाई करता है, रिट्रोस्टर्नल होता है। जब थाइमस डाउनवर्ड जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड्स को भी अपने साथ ले जाएगा। सो this is why the inferior parathyroid they develop from the 3rd pouch due to the development of the thymus gland। ठीक है ना जी। अब thorax में descend करेगा तो बर्थ में from the time at the time of birth up to 2nd year, फिर ये until 7 years तक rapid growth होती है to the 11th year, then to the adult weight 12 to 15 ग्राम में चला जाता है। अब थाइमस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये एक लिम्फाइड टिश्यू है जिसमें के जो सेलुलर इम्यूनिटी है, सेलुलर लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते हैं। तो अडल्ट में तो वैसे ही ये रिग्रेस कर जाता है, बट इट इज मोर कंसर्न इन द चाइल्डहुड एंड बच्चों में बड़ा होता है, यानी 11 ईयर तक रैपिड ग्रोथ होती है और ये फुल साइज का होता है। उसके बाद अडल्ट में ये रिग्रेस करना शुरू कर देता है। इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड वो लोअर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे जाके रुक जाता है और थाइमस नीचे चेस्ट में चला जाता है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आ गई वो फ्रेंजियल ग्रूव, क्लेफ्ट बाहर की तरफ आ गई, वो क्लियर हो गया हमें। अब ये 3rd पाउच तक हो गया, ये फ्रेंजियल क्लेफ्ट। 4th पाउच, तो 4th पाउच में देखें तो 4th पाउच में सुपीरियर थायराइड ग्लैंड बन रहा है, सुपीरियर थायराइड ग्लैंड बन रहा है जो कि हमने पहले डायग्राम में देखा था। तो वो जो है ना वो थायराइड के साथ आके उसके पोस्टीरियर सरफेस पे आके वहां पे एम्बेडेड हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि जी 4th पाउच से अल्टीमोब्रैंकियल बॉडीज बनती हैं which incorporates into the thyroid gland and they give rise to parafollicular C cells। अब ये स्लाइड तो ये कहती है, कुछ लोग ये कहते हैं, but some says that no, it's the 5th pouch which give rise to ultimobranchial body। अब यह है कि इससे पैराफॉलिकुलर सी सेल डेवलप होते हैं जो कि थायराइड में जाके एम्बेडेड हो जाते हैं और वो बनाते हैं कैल्सिटोनिन। अब पिछली में क्या कह रहा था, 4th पाउच से, कुछ कहते हैं 5th बनती ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि 5th बनती है, लेकिन 5th से सिर्फ अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी बनती है जो कि पैराफॉलिकुलर सी सेल्स को डेवलप करती है। अब यहाँ पे आ गया उसका ये क्लेफ्ट। अब यहाँ पे आउटसाइड क्लेफ्ट होंगे। अब कहते हैं कि 5th वीक में 4 होती हैं क्लेफ्ट, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट रहती है, बाकी सारी क्लेफ्ट डिसअपियर हो जाती हैं या फ्यूज कर जाती हैं। सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या बना, ये बनता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, आपके कान के बाहर वाला हिस्सा।
दैट इज बाय द फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट, और ये 5th वीक में बना, और ये सेकंड एक्टिव ग्रोथ ऑफ द सेकंड आर्च मेसोडर्म ओवरलैप्स द थर्ड वन, यानी कि ये जो सेकंड की थी ये ओवर ग्रो कर जाती है ओवर दी अदर क्लेफ्ट्स, तो वो सारे के सारे फ्यूज कर। समटाइम्स सिर्फ वहां पे क्या रह जाता है, एक साइनस रह जाता है, अदरवाइज ये भी नहीं रहता, फ्यूज कर जाता है, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहता। यहाँ पे ये देखा दिखाया गया सर्वाइकल साइनस, यहाँ पे वो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये भी फिर डिसअपियर हो जाता है। सो ये क्लेफ्ट से तो बनी चीजें 5th क्लेफ्ट तक, पाउच से, लेकिन क्लेफ्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट वन है, बाकी सारे गायब हो गए। यहां तक किसी के ज़हन में सवाल हो तो पूछ ले अभी, हैं? यहां तक किसी के ज़हन में सवाल हो तो पूछ ले अभी। ये आपने ये बात समझ नहीं ना कि कुछ कहते हैं 5th से पाउच से अल्टीमा ब्रैंकियल बॉडी आती है जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स बनाती है कैल्सिटोनिन सिक्रीट करने के लिए, और कुछ कहते हैं कि ये नहीं जी 5th होती नहीं, ये 4th से ही आते हैं, ठीक है ना। ये टेबल था, ये टेबल आपने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने फ्रेंजियल पाउचेस और उनके डेरिवेटिव्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये अगर आप टेबल देख रहे हैं तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये याद रखने के लिए। आपने डायग्राम जो बनानी है, एक डायग्राम बनानी है आपने, जो इसमें डायग्राम ट्राई करनी है वो एक तो पहली वाली, सबसे पहली वाली डायग्राम जो थी, मैं उस पर जाता हूं ताकि वो आपकी नजर में से गुजर जाए। आपने एक तो ये डायग्राम बनानी, ये वाली डायग्राम, ये सब ने ट्राई करनी है, अच्छी डायग्राम है, इसमें हाई फाई कलर भरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बनाए, ठीक है ना। और फिर आपने ये टेबल, ये आगे जाता हूं मैं, ये टेबल सबने बना के फिर ये टेबल भी बनाना है सबने, टेबल, ये टेबल, इसको मैं क्लियर जरा कर दूं। देखिए ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें ये है कि फ्रेंजियल आर्चिस, फिर वो एओर्टिक आर्च कौन सी है, उसकी नर्व कौन सी है, उसके मसल्स की एग्जांपल, स्केलेटल डेरिवेटर, बोन का डेरिवेटर, और फ्रेंजियल पाउचेस की डेरिवेटर, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसकी आप इसकी स्नैपशॉट ले लें या जो मर्जी कर लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टेबल है, जो मुझे लगा कि आपको ये टेबल आना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जाम के लिए ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाउच की डायग्राम ड्रा करनी हो तो वो जो पहले डायग्राम दिखाई थी सबसे पहली, इसमें पाउच, ये वाली डायग्राम, ये आप करें तो ये फॉर द एग्जाम पर्पस। अब दो डायग्राम ही होगी, एक ये और एक ये फर्स्ट वन, और फिर उसके बाद ये टेबल, ठीक है ना जी। ये टेबल आपने करना है ट्राई। ये डायग्राम जो है बड़ी प्यारी सी डायग्राम है, लेकिन इसको मैंने ज्यादा वो डिस्कस, क्योंकि इस तरह की डायग्राम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी डायग्राम आपको नेट पे मिल जाती हैं। आप कोई भी, ये प्रोफेसर मोहम्मद आतिफी साहब हैं कोई, मेरा ख्याल है कि ये सऊदीया के या इधर के साइड के होंगे, पर बहुत प्यारी डायग्राम है जी, वेल अप्रिशिएटेड, क्या बात है, मेहनत की है बंदे ने। अब यहाँ पे के इसके जो कंजेनिटल अनोमलीज हैं, इसकी मैं आपको, आप खुद देख लीजिएगा, और फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वो है ये साइनस, ये जो रह जाता है साइनसेस, रीजन्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल सिस्ट एंड फिस्चुला। एक जो देखें एंटीरियर टू द ये स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है, और एक एंगल ऑफ मैंडिबल पे, एक तकरीबन मिडल पे, और एक नेक रीजन के साथ, 3 लेटरल सर्वाइकल ओपनिंग साइड ऑफ द नेक पे, जहां से ये अर्ली चाइल्डहुड में फिस्चुला बन सकता है, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना, ये लेटरल सर्वाइकल सिस्ट ओपनिंग इनटू द फेरिंक्स एट द लेवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स का एरिया है। फिर वो सी पे, जो सी वाली है, ये वाली पैलेटाइन टॉन्सिल्स पे ओपन हो रहा है। तो ये इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है,
यानी अदर डिफॉर्मिटी में फर चार्ट सिंड्रोम है, मैंडिबल फेशियल डिस्टोसिस है, तो या उसमें डिजॉर्ज सिंड्रोम आ रहा है जिसमें थर्ड एंड फोर्थ ब्रेकियल आर्चेस उसमें प्रॉब्लम होता है। ये आपने पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्लिनिकल सिनेरियो वो दे सकता है कि इस फर्स्ट आर्च का क्लिनिकल सिनेरियो आपको देगा, यानी इसके मैंडिबल पैलेट के साथ का कोई मिला के आपको दे के फिर आपको फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स, उसकी नर्व, या इसमें एमसीक्यूज में इसकी नर्व, उसकी आर्टरी, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। ठीक हो गया? ये आपने थोड़ा थोड़ा देख लेना है। ब्रेकियल आर्च सिंड्रोम है, फिर क्योंकि इसमें डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, तो ये सारे चीजें ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ब्रेकियल सिस्ट बन रहा है, उसके लेवल हमने 3 देखे, तो ये 3 लेवल होते हैं इसके ब्रेकियल सिस्ट के, कहाँ पे हो सकता है। ये एक ब्रेकियल जो सिस्ट है वो है, और अगर ये कम्युनिकेट करेगा तो ये साइनस बन जाएगा, अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा तो इट विल बी नेम्ड एज सिस्ट। एक और होती है डिजीज सिस्टिक हाइग्रोमा, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है मैं कर रहा। तो यहाँ पे भी देखें, ये ब्रैंकियल सिस्ट एक है, बच्चा बड़ा भी हो गया लेकिन उसमें क्योंकि ये इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवेयर सो इट रिमेन्स एज सच। अगर ये कनेक्ट कर जाए आउटसाइड या इनसाइड तो दैट विल बी अ साइनस। अदरवाइज जब तक ये वॉल्ड ऑफ है तो ये क्या रहेगा, सिस्ट ही रहेगा। जब ये कम्युनिकेट कर जाएगा, जिस तरह इस बच्चे में आप प्री ऑरिकुलर एरिया में आप देखें ऑरिकुलर साइनस, जो कि साइनस बन गया, कनेक्शन हो गया, और पहले ये सिस्ट, इसके साथ छोटे छोटे सिस्ट भी हो गए। ठीक हो गया? अब ये हो गया कंप्लीट। इसको मैं जाता हूं स्टॉप शेयरिंग पे। नाउ आई विल, अब थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में भी मैंने ये डायग्राम इंक्लूड की है, क्योंकि ये भी जो फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसके अंदर ये जो फ्लोर है जहां से ये टंग ने डेवलप होना है, इस फ्लोर की जो एंडोडर्म है वहां से डेवलप शुरू होगी डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड इज एंडोडर्मल ओरिजिनेशन बिटवीन फ्लोर ऑफ, आर्च का कंपोनेंट नहीं है ये, ना फर्स्ट आर्च का ना सेकंड आर्च का, किसी भी आर्च का नहीं, लेकिन ये एंडोडर्म, ना ये पाउच से आ रहा है ना ये क्लेफ्ट से आ रहा है, बट इट इज इन द फ्लोर ऑफ डिफरेंशियल आर्चिस में जो फ्लोर है वहां पे एंडोडर्म की आउटग्रोथ से आ रहा है। सो हम देखें तो ये फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, डेवलप होता है, जो कि 24th डे में आफ्टर 24th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब ये बनना शुरू हो जाता है। यानी कितने 3.5 वीक्स, 3.5 4 वीक कह लें। तो अब इसमें क्यों जी फर्स्ट ग्लैंड नेचर ने ऐसा क्यों रखा, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन which is named as thyroid hormone, which is very very much essential for the development, for the growth. So nature ने वो हार्मोन जो कि आपकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले ग्लैंड बनाया जिससे ये थायराइड हार्मोन पैदा होना है, और वो 24th डे में शुरू हो गया। कहां से आया? एंडोडर्म से। कहां से? मिड लाइन फ्लोरा प्रिमिटिव फेरिक्स, ये देखें ये एरिया जो कि मैंने कहा था यहां से, अब इसके ये फेरिक्स का एरिया है ना, इसके अराउंड आर्चेस बन रही हैं। ठीक हो गया? बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पाउचेस, नॉट फ्रॉम द पाउचेस, ये याद रहे, पाउचेस से नहीं बनता, एंडोडर्म से बनता है, जो कि इनके बीच में है। उसके ऊपर क्या है? ये 2 स्वेलिंग्स है, लैटरल स्वेलिंग, और ये एरिया ट्यूबरकुलम इम्पार, यहां से भी टंग डेवलप होनी है ना, इस एरिया से। सो यहाँ पे जब ये जो पोर्शन है, यानी ट्यूबरकुलम इम्पार और नीचे ये है कुपुला, तो इनके दरमियान ये एक फोरामिना सा रहता है, इसको कहते हैं फोरामिना सीकम। अब ये यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए मैं कर रहा हूं कि जब आप टंग पढ़ेंगे तो टंग को आप डिवाइड करेंगे एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में, विच आर कनेक्टेड बाय द सल्कस टर्मिनलिस। और वो जो सल्कस टर्मिनलिस है उसके जो सेंटर है, एपेक्स है, उसके ऊपर ये फोरामेन सीकम होगा। वहां बार बार आप पढ़ेंगे कि ये वो साइट है जहां से थायराइड ग्लैंड डेवलप होना शुरू होता है, और यहाँ से थायरोग्लॉसल डक्ट बनती है जो कि डिसेंड करती है डाउनवर्ड,
और फिर ये उससे इस्थमस और लोब्स बनते हैं। ठीक है जी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं जाऊंगा, पहले तो एक डायग्राम ये आपको दिखाऊंगा कि थायराइड ग्लैंड एंडोडर्मल डाइवर्टिकल में कहां पे, फ्लोरा फेरिंक्स में, फेरिंक्स में, फ्लोरा फेरिंक्स में। ठीक है ना जी। वीक थर्ड में क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड फ्रिंजियल पोर्च में थिकनिंग डेवलप हुई। वीक 4 में क्या हुआ, एंडोडर्म वेंट्रली जो इवेजिनेट्स बाहर निकले वेंट्रली into the mesoderm to form the thyroid diverticle. वीक 5 में क्या हुआ, थायरोग्लॉसल डक्ट बनी, डक्ट जिन्हें फिर बाइफरकेट किया टिप पे और दो लोब्स बन गए, और दोनों के लोब्स जो कनेक्टेड हो रहे इस्थमस के साथ। वीक 5 और 6 में क्या हुआ कि ग्रोथ हुई डक्ट्स की नेक के साथ, और ये फिर चला गया नेक पे, जो आपका लेरिंक्स है, थायराइड कार्टिलेज है, उसके लिए टंग, यहाँ पे ये anterior two-third of tongue, it will form from the two lateral swelling and the tuberculin part, and this will form the posterior one-third of the tongue. So at the junction of these two parts, जहाँ पे sulcus terminalis बनेगा, वहां पे होगा ये foramen cecum, from which will develop the thyroid gland, start development of the thyroid gland. तो अब ये डायग्राम जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और देखने के इसको समझने वाली है कि डायग्राम यहां से देखें आप, पूरा ये एक्सप्लेन होता है। लुक फ्रॉम दिस foramen cecum, which is at the junction of anterior two-third and posterior one-third of the tongue. Here the thyroid endoderm will descend downwards, passing through the tongue musculature, and here it will attach to the hide bone. From the hide bone, it is now descending downwards in front of the larynx and trachea. So this is its final position. From the hide bone, while it is descending to the level of trachea and larynx, here is a additional lobe, which is the pyramidal lobe. अब ये कि दो लोब बने, राइट एंड लेफ्ट, इन बिटवीन ये कनेक्टेड होंगे बाय द isthmus, और यहाँ पे ये pyramidal lobe जो है, it will be formed by while it is descending from the hide bone to its final position at the level of thyroid cartilage and trachea. उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये फिर ये दरमियान में क्या आ गया, वो पिरामिडल लोब। यहाँ पे ये देखें इन बिटवीन, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये शो की है लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी। तो यहाँ पे ये मसल एक बनेगा जो एलिवेट करेगा थायराइड ग्लैंड को ड्यूरिंग डुप्लीकेशन। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अगेन इस स्लाइड में देखें तो ये फोरामेन सीकम, थायराइड ग्लैंड नीचे आ रहा है, 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 और फिर ये हाइड बोन से होता हुआ ये आ गया फाइनल पोजीशन में इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, और ये अप टू लेरिंक्स एक्सटेंड करेगा, तो दो लोब्स बन जाएंगे इसके थायराइड ग्लैंड के। अब इस डायग्राम को देखें तो ये जो थी थायरोग्लॉसल डक्ट, ग्लॉसल कहते हैं टंग को, थायराइड थायराइड को, ये थायरोग्लॉसल डक्ट शुरू हुई फोरामेन सीकम से जो कि टंग पे है, डाउनवर्ड आती आती हाइड बोन तक पहुंची, फिर हाइड बोन से आई अपनी फाइनल पोजीशन पे। इस डायग्राम में क्या है कि जब ये थायरोग्लॉसल डक्ट डिसेंड कर रही थी तो ये कहीं पे भी ब्लॉक होके ये एक सिस्ट बन सकता है, एक स्वेलिंग बन सकती है। अब ये जो स्वेलिंग है ये किस किस जगह पे हो सकती है, ये स्टार से शो किया, 1 स्टार हियर, 1 स्टार हियर, स्टार स्टार स्टार, 3 1 2 3 4 5 stars are there. These are the sites where the thyroid tissue can be present. One
at the foramen cecum, second at the level of the hyoid bone, third in between the hyoid bone and the larynx, fourth above the isthmus at the level of trachea, and the fifth one is that it can move further down behind the sternum. So it can be, the thyroid gland can be present in the chest present from its normal position. तो ये establish हो गया है sides of the thyroglossal cyst. ठीक है ना, with protrusion cyst जो कि move करेगी with the protrusion of the tongue, remnant of thyroid tissue, fistula या sinus, तो इस level पे ये सारे बन सकते हैं. ठीक हो गया. इस वजह से आप शुरू करता है ये आप ये थायरोग्लॉसल डक्ट की जो फेट है वो है कि या तो ये है कि अपर एंड इसका जो फेट होती है नॉर्मल फेट कि इसका अपर एंड जो है वो फोराmen सीकम पे टंग के ऊपर रह गया जो कि बंद हो गया, डक्ट पूरी डिजनरेट कर गई हाइड बोन तक. हाइड बोन से नीचे ये एक मस्कुलर बन गया लेवेटर ग्लैंडुली थायराइड, उसके नीचे एक पिरामिडल लोब हो सकता है. And below that division of the duct from the lobe that is thyroid gland का, और जब division होगी तो दरमियान में क्या आ जाएगा isthmus which will be connecting the two lobes. जो ultimate branchial body जो हमने पिछले उसमें लेक्चर में देखा वो बनती है from the fifth pharyngeal pouch, और एक कहते हैं कि नहीं जी फोर्थ pharyngeal pouch से बनती है जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स जो कि कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आके फिर किस में आ जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर उसके साथ अटैच हो जाती है. ठीक हो गया. अब ये कंजेनिटल एनोमली है, या तो बनाए नहीं थायराइड ग्लैंड, या लिंगुअल थायराइड बनेगा, या कहीं रिट्रोस्टर्नल पोजीशन पे चला गया, या दरमियान में जो स्टार्स आपको दिखाए थे वहां पे थायरोग्लॉसल सिस्ट रह गई है, या कि वो सिस्ट अगर कम्युनिकेट करे आउटसाइड with the external environment तो वो बन जाएगी फिस्टुला. यहाँ पे ये एग्जांपल में मैंने दिखाया कि एजेनेसिस बना ही नहीं, एब्रेंट ये यहाँ पे पड़ा हुआ थायराइड. ठीक है ना जी. थायरोग्लॉसल सिस्ट भी बन सकता है, तो ये उसकी एग्जांपल शो की हुई है. लिंगुअल थायराइड की एक डायग्राम थी मेरे पास, तो वो मेरा ख्याल है कि दूसरी जगह चली गई है, शायद इसमें टंग की डेवलपमेंट में है. यहाँ में मैं आपको लिंगुअल थायराइड दिखाता हूँ. ये देख, ये है वो लिंगुअल थायराइड कि ये फोरामेन सीकम में ही रह गया, वहीं पे थायराइड टिश्यू डेवलप ही डिसेंड ही नहीं किया. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि समटाइम्स वो समझते हैं कि ये कोई एब्रेंट चीज है, कोई और ही चीज है, तो इसको निकाल देते हैं. तो उसके निकालने से क्या होगा कि आपने थायराइड टिश्यू जो ओनली प्रेजेंट थी वही आपने निकाल दी, नो फर्दर थायराइड टिश्यू इज प्रेजेंट. उससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा. जब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, थायराइड हार्मोन क्या है, एक मेटाबॉलिक हार्मोन है. तो उस किसकी अम्मी कह रही है कुछ है, किसी की अम्मी कुछ कह रही है. चलें, इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टंग के बारे में भी डिस्कस कर लें. तो ये अगर टंग की आप डायग्राम में आपको शो कराऊं ये वाली, तो इसमें ये देखें ये लैटरल स्वेलिंग्स है, ये ट्यूबरकुलिन पॉर है. इन्होंने बनाया ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. अब ये मैंडिबुलर प्रोसेस से आया ना, तो इसका मतलब इसकी नर्व भी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो उसकी नर्व सप्लाई किससे आएगी, मैंडिबुलर नर्व से. ठीक है ना. साथ में टेस्ट फाइबर आते हैं, फिर वो आते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई जो कि इसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच, वो बाद में देखेंगे. तो ये एंटीरियर टू थर्ड हो गया. पीछे के पड़ा हुआ है कुपुला, कुपुला से फिर बन रहा है ये कुपुला पड़ा हुआ है, इससे फिर बनना है एपिग्लॉटिस. ये सारा कुपुला का पार्ट है, ये एपिग्लॉटिस स्वेलिंग है, और ये पार्ट ऑफ टंग बना रहा है. यानी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बन रहा है कुपुला से. एंटीरियर 2/3 जो बन रहा है वो ये नीचे फिर हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस आ जाती है, वो डिफरेंट है. लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि दो लैटरल स्वेलिंग है,
उनके दरमियान ट्यूबरकुलम इम्पॉर है, ये बनाती है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 बना कुपुला से, जो कि साथ में एपिग्लॉटिस का पार्ट भी बनाता है। और यहाँ पे देखें ये फोरामेन सीकम है, यहाँ पे ये वी शेप सल्कस टर्मिनस बन जाएगा बिटवीन दी एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। 5th वीक में ये डेवलप होना शुरू हुई, mesenchymal swelling होगी covered with the layer of epithelium। फिर ये इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबुलर आर्च भी होंगे, तो इसमें 2 लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग होगी। बिटवीन द स्वेलिंग ए मीडियन प्रोजेक्शन है जिसको ट्यूबरकुलम इम्पार कहते हैं। इससे नीचे कॉर्डल टू द ट्यूबरकुलम इम्पार cupula unites the second and third branchial arches to form mid-central elevation extending backward to the epiglottis। तो बैकवर्ड ये एपिग्लॉटस तक एक्सटेंड कर रही है। ये कुपुला कॉर्डल टू द ट्यूबरकुलम इम्पार है और ये बना देगा फिर ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, साथ में एपिग्लॉटस का पार्ट भी बनाएगा। तो यहाँ पे ये एक अब इस तरह की डायग्राम्स आपको बड़ी मिल जाएंगी, ये रिवीजन पर्पस के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। मतलब यहाँ पे 5th वीक में डिसाइड किया, ये उसने दिखाया ये लेटरल स्वेलिंग्स एंटीरियर टू द ट्यूबरकुलम इम्पार, यहाँ पे फोरामेन सीकम, ये हो गया कुपुला। तो कुपुला के साथ उसने फिर ये येलो कर दिया इसको फोरामेन सीकम, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग और ये बन गया क्या एपिग्लॉटस। ठीक है ना। कह रहा है कि एंटीरियर थर्ड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना फर्स्ट आर्च की कॉर्डा टिम्पैनी फॉर द टेस्ट, वो भी क्योंकि उसके लिंगुअल नर्व के साथ ही आती है। और ये जो है कॉर्डा टिम्पैनी फॉर टेस्ट रेमिनेंट ऑफ सेकंड आर्च मींस फेशियल नर्व। तो ट्राइजेमिनल से पोस्टीरियर 1/3 वो थर्ड आर्च नर्व है, तो उसकी जो इंटरनल ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द स्पाइरल एरेंजियल नर्व वेगस के साथ जो आती है, वो भी फोर्थ क्रेनियल फोर्थ आर्च से भी आ रहा है, थर्ड आर्च से भी आ रहा है। तो पोस्टीरियर 1/3 जो है उसकी नर्व सप्लाई हो जाएगी ग्लॉसोफ्रेंजियल, और जो एंटीरियर 2/3 है उसकी मैंडिबुलर। एंटीरियर थर्ड में ये है कि टेस्ट के फाइबर जो हैं वो आएंगे कॉर्डा टिम्पैनी जो कि रेमिनेंट है सेकंड आर्च की। ये 5th वीक में हो रहा है सारा प्रोसेस। तो आपने क्या याद रखना है, 2 लैटरल स्वेलिंग, बीच में उसके ट्यूबरकुलम इम्पार, इससे हो गया एंटीरियर 2/3। पोस्टीरियर 1/3 कुपुला से, इसकी जो नर्व सप्लाई है मैंडिबुलर और कॉर्डा टिम्पैनी, और कुपुला की जो क्योंकि थर्ड आर्च से आ रहा है साथ में कंपोनेंट ऑफ फोर्थ आर्च भी है, तो ग्लॉसोफ्रेंजियल और वेगस दोनों ही नर्व्स फोर्थ इसको जो है ना पोस्टीरियर 1/3 की नर्व सप्लाई आ जाएगी। ये एक और डायग्राम है जिसमें शो कराया गया कि पोस्टीरियर 1/3 एंटीरियर 2/3, ठीक है ना। ये एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3, यहाँ पे